नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2024 ने देश भर में विभिन्न प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया है। मध्य प्रदेश के लिए बजट कई संभावनाओं और उम्मीदों को लेकर आया है, साथ ही इसने कुछ प्रश्न भी उठाए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बजट में कृषि टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की पहल स्वागत योग्य है। इससे हमारे किसानों को अधिक उत्पादन और बेहतर मूल्य मिल सकेंगे। बजट में देश भर के 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य है। इसके साथ ही 32 नए कृषि और 109 बागवानी फसल किस्में जारी की जाएंगी। वहीं विपक्ष की इस बजट को लेकर अपनी राय है, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्रीय बजट 2024 ने मध्य प्रदेश के लिए कई संभावनाओं और उम्मीदों के द्वार खोले हैं। हालांकि इन संभावनाओं को साकार करने के लिए आवश्यक है कि योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से हो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बजट की सराहना की है। भारत की चमक और महंगाई दर पर कंट्रोल करने की जो भावना है वो परिलक्षित होती है। खास करके सरकार की 9 सूत्री योजना जो प्रस्तुत की गई, जिसमें कृषि उत्पादकता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, आर्थिक विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय पर उनने पूरा बजट केंद्रित किया है। निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत दुनिया में अपनी एक नई पहचान कायम करेगा। ये बजट मध्य प्रदेश को भी अपने विकास के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए मौका देगा। ये बजट विकसित भारत के निर्माण की एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है और इसमें विशेषकर किसान, गरीब, महिलाएं, युवा और मध्यम वर्ग के कल्याण पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। ये बजट इन सब वर्गों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन करेगा। वहीं विपक्ष ने इस बजट को निराशाजनक बताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कमलनाथ ने बजट को दृष्टिहीन बताया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बजट पर सवाल उठाए। किसानों की आय को लेकर, किसानों की इनकम को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही गई थी। 2700 और 3100 के धान और गेहूं के दाम की गारंटी थी, मोदी गारंटी। मध्य प्रदेश को झुंझुना मिला। 100 स्मार्ट सिटी बनाने का बड़ी बड़ी बातें थी, अब 100 औद्योगिक सिटी बनाएंगे। महंगाई दुनिया में सबसे ज्यादा कहीं है, पाकिस्तान और बांग्लादेश से तो देश में, हमारे देश में है। बेरोजगारी दुनिया के सब देशों में सबसे ज्यादा कहीं है, तो भारतवर्ष में है। जिस तरीके से बजट का प्रस्तुतिकरण हुआ, मैसेज है पहले सिंगल झूठ में काम चलता था, अब डबल झूठ से बजट का बखान हो रहा है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि ये बजट प्रदेश की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है और किस हद तक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो बजट प्रदेश और विशेष, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता मंजरी जैन जी जुड़ी। मंजरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस से डॉक्टर राम पांडे जी पार्टी का पक्ष रखेंगे। डॉक्टर राम पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वहीं अर्थशास्त्री देवेंद्र विश्वकर्मा जी भी इस चर्चा का हिस्सा है। देवेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मंजरी जी, भले ही लाख दावे योजनाओं की बात की गई है, लेकिन विपक्ष के सवाल ये हैं कि केंद्रीय स्तर की जो योजनाएं हैं कितना लाभ जाएगी। देखिए, तो बजट है जी। अभी आवाज जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है स्पष्ट? हमें आपकी आवाज रिपीट आ रही थोड़ा आपके। जी चेक। तो ये बजट, ये समृद्ध भारत, गौरवशाली भारत के निर्माण के लिए और विकसित भारत का जो विजन है उसको लेकर इस बजट का जो है वो रोड मैप तैयार किया गया है। तो निश्चित हर जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प था कि हमारे जो 4 वर्ग हैं
महिला, युवा, किसान और गरीब, इन चारों स्तंभों को मजबूत करने के लिए ये बजट आया है। मध्यम वर्गीय परिवारों के कल्याण के लिए ये बजट आया है और इस देश के विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए ये बजट आया है। महिलाओं के सशक्तिकरण में बहुत बड़ा एक बदलाव लेकर आया ये बजट और कई जो वस्तुएं हैं उनके दामों में भी कमी की गई है, चाहे वो मोबाइल हो, मोबाइल चार्जर और सोना चांदी इत्यादि वस्तुओं पर भी। और अगर मैं करके टैक्सेस के मामले में यदि मैं कहूं तो बहुत फायदा होने वाला मध्यम वर्गीय परिवारों को और इसके अलावा भी सभी को इसमें फायदा मिलेगा। जो मैं टैक्स के बारे में पढ़ रही थी तो 3 से 7 लाख तक के 5% और 3 लाख पर 0%, ऐसे 10%, 7 से 10 लाख के लिए। तो ऐसे करके बजट में भी हम जब रेशियो निकालते हैं तो किसी को 10,000 का, और जो 15 लाख से ऊपर वाले हैं उनको 17,500 का फायदा इसमें मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो यदि हम पूरा समुचित इस बजट का के लिए और इस देश के विकास के लिए ये बजट बहुत ही संतुलित है, सर्वस्पर्शी, समावेशी और विकास के लिए ये बजट आया है। डॉक्टर राम पंडित जी, खामियां या कमियां इस बजट में आप देखते हैं, क्या मानते हैं कि मध्य प्रदेश को कुछ विशेष मिलना था लेकिन इस बार नहीं मिल पाया? देखिए, भाजपा प्रवक्ता जी ने जी जो अभी बातें कही हैं, जो शब्द कहे हैं, ये 10 साल से हम लगातार सुन रहे हैं कि ये हर साल बोलते हैं, लेकिन हर साल हो क्या रहा है? हर साल बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हर साल महंगाई बढ़ती जा रही है, हर साल आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। तो कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिखाई दे जाते हैं। तो हर साल इनका डबल इंजन की सरकार का झूठ बोलना जारी है। जनता टैक्स दे रही है, 28% जीएसटी। 2014 के पहले 10-12% तक टैक्स होता था, तो 28% करीब आपने डबल टैक्स कर दिया। तो डबल टैक्स, डबल पैसा आप जनता से वसूल कर रहे हैं। 30% से ज्यादा इनकम टैक्स, उसके अलावा टोल टैक्स, उसके अलावा रजिस्ट्री टैक्स, उसके अलावा डीजल पेट्रोल पर तो पता नहीं कितना 200-250% कितना टैक्स लगता है। तो हर तरह से टैक्स लिया जा रहा है। और इनका क्या कहना था कि विदेशों में 500 लाख करोड़ रुपए जमा है। बजट कितने का है? 48 लाख करोड़ का। यदि ये 500 लाख करोड़ रुपए वहां से ले आए, और मोदी जी गए भी थे स्विट्जरलैंड, तो जी 2014 में कि जब हमारी सरकार आएगी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ही खत्म कर देंगे। अब बताइए, जो 15 लाख कमा रहा है उस पर 30% टैक्स, मतलब 4.5 लाख रुपए वो 15 लाख में से देगा, उसके बाद 10.5 लाख बचेंगे। आज हमारे देश में जो टैक्स पेयर है जी बहुत कम है। क्यों है? क्या जरूरत है आपको इतना महंगाई के दौर में 3 लाख से ऊपर क्या होता है? 3 लाख तो आजकल फीस हो जाती है। अभी नीट की परीक्षा चल रही है, नीट में घोटाला हुआ है। यदि बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं तो प्राइवेट कॉलेज की फीस 1 करोड़ से ज्यादा है। क्या ये 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख वाले बच्चे अपने बच्चों को उस कॉलेज में पढ़ा सकते हैं जिस कॉलेज की 1 करोड़ से ज्यादा की फीस है? शिक्षा में इन्होंने क्या सुधार किया है? 10 साल से कह रहे हैं शिक्षा के स्तर को सुधारेंगे जी। शिक्षा का जो बजट है वो कम कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी कल परसों के अखबारों की खबर है कि मध्य प्रदेश के 10,000 स्कूलों में एडमिशन ही नहीं लिए गए। मतलब सरकारी स्कूलों का आपने स्तर कहां पहुंचा दिया है। लेकिन बजट में तो प्रावधान है कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाएगा, और 10,000 स्कूलों में बच्चे एडमिशन नहीं ले जा रहे हैं। तो ये क्या प्रमाणित करता है? ये पैसा जा कहां रहा है, किसकी जेब में जा रहा है? बजट में पैसा तो दिया जा रहा है, लेकिन पैसा जा कहां रहा है? क्या आज कोई सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराता है? नहीं कराता ना। लेकिन स्वास्थ्य विभाग में बजट है हजारों करोड़ों का है, लेकिन पैसा जा कहां रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा जा कहां रहा है जी? इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा आ रहा है, उस कंपनियों को ठेका दिया जा रहा है। आज देखिए, जो
उत्तराखंड में जो टनल वाला जो प्रोजेक्ट था, 1500 करोड़ में जिस कंपनी को दिया था, उस कंपनी ने आगे 800 करोड़ में दिया। मतलब 700 करोड़ रुपए एक कंपनी के तो जनता का पैसा कहां जा रहा है, ये सवाल विपक्ष का है। इस पर मैं जरूर जवाब लूंगा मंत्री जी से। अर्थशास्त्री देवेंद्र विश्वकर्मा जी का हम रुख कर लेंगे। देवेंद्र जी, इस पूरे बजट का एनालिसिस करने पर क्या आप पाते हैं? क्या सर्वसमावेशी बजट ये है और सभी वर्गों का ध्यान इसमें रखा गया है जैसा कि दावा है? जी, बात की गई है, चाहे वो महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे ग्रामीण विकास हो। लेकिन मेरी चिंता ये है कि जो इस देश के अंदर आयात और निर्यात में 20% का मार्जिन है, आयात ज्यादा हो रहा, निर्यात कम हो रहा है। निर्यात को हमको बढ़ाने की क्या इन्होंने योजना लाई है? अभी आप देखिए, आज का एक डाटा है, हमारा जो रुपए है 83.66 इज इक्वल टू $1 आज रुपए की कीमत हो गई है। वित्तीय घाटा कैसे कम करेगी सरकार, इस ओर कैसे ये ध्यान देगी सरकार? एक अनेक है, जैसे अभी एजुकेशन की हम बात करें, एजुकेशन इज द बेस ऑफ डेवलपमेंट। एजुकेशन का 3 गुना बजट बढ़ाना था, लेकिन एजुकेशन का सरकार ने बजट नहीं बढ़ाया है। दूसरी ओर आप देखें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की 60% रिक्त है सीट, प्रोफेसरों की नियुक्ति नहीं हुई है। स्टेट में मध्य प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी में 160 टीचरों की आवश्यकता केवल 30 है। मध्य प्रदेश में 4000 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली हैं, 500 प्रिंसिपल के पद खाली हैं। तो सरकार को प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों की चिंता करनी चाहिए, केवल प्राइवेट सेक्टर के दम पर रोजगार नहीं आने वाला। एक चीज बहुत अच्छी है, फिर से सरकार ने 11 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बेस ऑफ डेवलपमेंट, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। 3 लाख करोड़ रुपए वुमेन एम्पावरमेंट को दिया, एजुकेशन को दिया, उनको टेक्नोलॉजी के लिए दिया है कि वो टेक्निकल एक्सपर्ट हो। लेकिन आज की स्थिति अगर हम देखें तो केवल 19% महिलाओं का योगदान है भारत के आर्थिक विकास में। इसको हमको 45 करना पड़ेगा। 45 हम कैसे करेंगे? इतने बजट से काम नहीं होने वाला है। हर एजुकेशन आज सबसे ज्यादा महिलाओं को आवश्यकता है। आज गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट में दोनों में नौकरी को महिलाओं की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री आवास को फिर इन्होंने एक अच्छा लक्ष्य दिया, 3 करोड़ आवास बनाने की बात की है। मुझे लगता है इसके ग्रामीण और अर्बन क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ाएगा ही, इंडस्ट्रीज को भी ग्रोथ मिलेगी, चाहे वो सीमेंट की इंडस्ट्रीज हो, आयरन की इंडस्ट्रीज, एक बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन मुझे लगता है कि जो एमएसएमई के 100 करोड़ रुपए देने की बात की गई है, एक तरफ एमएसएमई टैक्स के दबाव में है, दूसरे जो बड़ी कंपनियां हैं जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से देश में आ रही है, वो इनको परेशान कर रही है। वहां के प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि सरकार को रूरल बैंकिंग की ओर ध्यान देना था। किसानों को अपनी जमीन के बारे में पता नहीं है कि हमारी जमीन कौन सी खेती के लिए अच्छी है, इसलिए पंचायत स्तर पर लैब बनाने की आवश्यकता थी, सॉइल टेस्टिंग की आवश्यकता थी, पानी टेस्टिंग की आवश्यकता थी। टूरिज्म पे बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट है, टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने की आवश्यकता थी। रियल एस्टेट में बहुत काम है, रियल एस्टेट में बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट है। रियल एस्टेट भारत की इंडस्ट्रीज को मूव कर सकती है, लेकिन जो टैक्सेस है वहां पर, जो रजिस्ट्री में टैक्सेस है, उसमें कहीं ना कहीं रियल एस्टेट को दिक्कत हो रही है। मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर को, रियल एस्टेट को, टूरिज्म इंडस्ट्रीज को और करने की आवश्यकता थी। सरकार को कहीं ना कहीं जो सोर्स ऑफ इनकम है सरकार की, वो कैसे बढ़ेगी, इस बजट में उन्होंने नहीं बताया। वित्तीय घाटा सरकार कैसे कम करेगी? अभी भी 30 से 35% हमारा बजट का पैसा ब्याज में जाता है, ये जो इंटरेस्ट में जा रहा है, अगर ये कैसे कम होगा, इस ओर सरकार को ध्यान देना था। मुझे अभी तक के तो आज के इस बजट में कहीं इसको ध्यान नहीं दिया गया, ऐसा लगता है। तो जैसा कि मंत्री जी, विपक्ष ने भी सवाल उठाया कि पहले भी बातें कही गई हैं और हर बार ये बात कही जाती है, लेकिन धरातल पर नहीं होता। और दूसरी अर्थशास्त्री की भी चिंता जायज है कि निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार के पास क्या योजना है, वित्तीय घाटा कैसे कम होगा, इसको लेकर सरकार ने क्या प्लान तैयार किया है? देखिए, एक तो इसमें बजट में प्रावधान किया गया है कि निर्यात को देने के लिए, जैसे कि मुद्रा लोन की जो है वो राशि बढ़ा दी गई, 10 लाख से 20 लाख कर दी गई है। और वो जो छोटे छोटे उद्यम विकसित होंगे, उनके साथ जो उत्पादन होगा, उसको कैसे निर्यात किया जाए, उनको मार्केट बढ़ाने के लिए भी उसमें वो सहायता।
दूसरा एमएसएमई को भी बढ़ावा दे रहे हैं, और जो छोटी छोटी इंडस्ट्रियां खुलती हैं जो लोन लेकर, यदि उसमें कोई इन्वेस्ट करने जाता था तो पहले जो, जैसे मान लीजिए किसी की छोटी इंडस्ट्री और उसमें किसी ने अपना 50 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया, किसी दूसरे व्यक्ति ने, तो वो जो 50 लाख रुपए है वो छोटी इंडस्ट्री के फायदे में, मुनाफे में जोड़ दिया जाता था और उस पर टैक्स लगता था, जिसमें कि अब छूट दे दी गई है। तो ये एक बहुत बड़ा काम किया है। तीसरा, जो शिक्षा के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो शिक्षा के लिए भी जो है सरकार ने हमेशा बढ़ावा दिया है। हम यदि पहले की स्थिति और आज की स्थिति का यदि हम आकलन करते हैं तो बहुत बड़ा अंतर हमको देखने को मिलता है। महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना जैसी योजनाएं उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आई, और इसके अलावा स्व सहायता समूहों के माध्यम से भी उनको सशक्त करने का काम किया गया है। और जो हमारा शिक्षा का रेशियो था, आज देखिए कहां से कहां पहुंच गया है। जिस मध्य प्रदेश की यदि हम अकेली बात करते हैं तो पढ़ने के लिए शालाएं नहीं थी, 56,000 शालाएं हुआ करती थी, वो भी टूटी और जर्जर। आज हम 2.5 से 3 लाख कई शाला भवन बनाकर तैयार कर चुके हैं, और उनमें जो है वो प्रशिक्षित शिक्षक भी है, और है। और अभी देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि हर सेक्टर में नियुक्तियां बड़े पैमाने पर निकाली जा रही हैं, और रोजगार से जोड़ने के लिए रोजगार मुखी भी ये बजट जो है वो बनाया गया है, इसमें पेश किया गया है, जिसमें कि कौशल विकास रोजगार, इसमें 4.1 लाख युवाओं को जो है रोजगार से जोड़ने का जो दिया गया है, और 30 लाख नए रोजगार स्थापित करने की बात कही गई है। तो निश्चित तौर पर एक बड़े पैमाने पर जो है इस पर काम चल रहा है, और हम देखेंगे कि पिछले समय में जो हमने रोजगार से जोड़ा युवाओं को, इसमें नए मेट्रो बन रही है, रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, सड़कों में क्या कितना जबरदस्त काम हुआ है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये सब कहाँ से हो रहा है, इनमें सबको रोजगार मिल रहा है। और हमारे मध्य प्रदेश में पर्यटन को भी बढ़ावा देने के लिए बजट का प्रावधान किया गया है, पूरे देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। तो कहीं ना कहीं सबका, देखिए हमारा मध्य प्रदेश जो है वो कृषि आधारित मध्य प्रदेश है, तो कृषि को बढ़ा मतलब कृषि को तो विशेष रूप से, किसानों को विशेष रूप से इस बजट में ध्यान करके बनाया गया है, बजट में प्रावधान किया गया है। तो निश्चित तौर पर मैंने पहले कहा कि ये सर्वस्पर्शी बजट है, हर वर्ग के लिए बजट है, तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की मजबूती के लिए ये बजट है। तो प्रधानमंत्री जी का जो विजन था, जो संकल्प था, उस संकल्प को पूरा करने वाला ये बजट है। डॉक्टर राम पांडे जी, क्या संकल्प पूरा होगा, खासकर मध्य प्रदेश के संदर्भ में आप देखते हैं? देखिए, जनता टैक्स तो दे रही है जी, 12%, 18%, 28%, 30%, जितना जिस वस्तु पर टैक्स है या टोल टैक्स हो, जनता पैसा देने में कोई कमी नहीं कर रही है। लेकिन वो जनता का पैसा कहाँ जा रहा है? आप देख रहे हैं, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां इस बारिश में पुल न बह गए, सड़कें न उखड़ गई, बल्कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र बनारस में ही निर्माणाधीन पुल टूट गया, यूपी में कई पुल टूट गए, बिहार में कई पुल टूट गए। मध्य प्रदेश की हम जितनी भी सरकारी बिल्डिंग बनी है, उन बिल्डिंग का क्या हाल है, विशेषकर बारिश में हम और आप सभी जानते हैं। रेलवे अकेले में 3 लाख पद खाली है, क्यों नहीं भरे जा रहे हैं? कांग्रेस सरकार ने सभी प्रदेशों में, केंद्र सरकार में मिला के करीब 2 करोड़ सरकारी नौकरियां दी थी। अब पिछले 10 साल से जो लोग रिटायर होते जा रहे हैं, उनकी जगह नहीं भरी जा रही। मध्य प्रदेश में भी हर सरकारी विभाग में अब ये हाल है कि 50% पद खाली पड़े हैं। कांग्रेस सरकार थी, नौकरी भी देती थी और पेंशन भी देती थी। आपने तो पेंशन भी बंद कर दी है, तो आपके पास तो पैसे की बचत हो रही है। आपको तो सरकारी कर्मचारियों को ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ रहा है। सेना में हमने 12-15 लाख लोग भर्ती किए और हम सैलरी भी देते थे, पेंशन भी देते थे। आपने वो नौकरी 4 साल की कर दी, उसमें भी पेंशन खत्म कर दी, शहीद का दर्जा खत्म कर दिया। तो आपके पास पैसे की तो बचत हो रही है, आखिर ये पैसा कहां जा रहा है? तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि यदि कोई उद्योगपति सरकार को पैसा देता है तो उसके पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स नहीं
पहुंचती है और उनको इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा मिलता है। आप देखो, जिस कंपनी को पैसा मिल रहा है, जिस कंपनी को जितने का टेंडर मिल रहा है, वह कंपनी आधे दामों में उसको सबलेट कर रही है। किसी कंपनी को 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल रहा है, वही कंपनी सबलेट करके पेटी कॉन्ट्रैक्टर से उसी काम को 500-600 करोड़ में कैसे करवा लेती है? तो आधा पैसा कहां जा रहा है ये? और फिर वो कंपनी जो सबलेट की हुई है वो भी 20% बचाएगी। तो जो 1000 करोड़ का काम है वो 200-300 करोड़ में होगा। आपको याद होगा कैग की रिपोर्ट आई थी गडकरी जी के डिपार्टमेंट को लेकर, जो रोड 18 करोड़ में बननी थी वो 250 करोड़ में बनाई गई। गडकरी जी के डिपार्टमेंट की रोड, मोदी सरकार की रिपोर्ट, कैग की रिपोर्ट, 18 करोड़ की रोड जब 250 करोड़ में बनेगी तो आप समझ सकते हैं कितना भ्रष्टाचार है। स्मार्ट सिटी का काम 10 साल चला, आप लोग सब भोपाल में हैं, कितना भोपाल स्मार्ट हुआ, कितना दमोह हुआ, कितना पन्ना हुआ, कितना छतरपुर, कितना ग्वालियर, कितना जबलपुर, 55 जिले हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने जो गांव लिया था वो तक तो स्मार्ट नहीं हो सका। भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद मंत्रियों ने गांव गोद लिए थे, उन गांव को स्मार्ट नहीं कर सके हैं। तो हर सरकारी विभाग में जगह खाली है। संविदा शिक्षक लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अतिथि शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, आप उनको परमानेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप क्या करते, हर महीने 90,000 सरकारी नौकरियां भरी जाएंगी, 2 लाख सरकारी नौकरियां भरी जाएंगी। यदि आपके विज्ञापन सारे जोड़ लिए जाएं तो विश्व में जितनी नौकरियां नहीं होंगी उससे ज्यादा आपने विज्ञापन पर पैसा खर्च कर दिया और उससे ज्यादा आपने नौकरियां निकाल दी। ठीक है, तो ये जुमले बाजी करते हैं, जनता के पैसे का दुरुपयोग करते हैं। लगातार सबसे बड़ी बात तो ये होना चाहिए जी, जुमलेबाजी करती है, विपक्ष का कहना है। लेकिन देवेंद्र जी, मध्य प्रदेश के संदर्भ में क्या देखते हैं? क्योंकि 29 सांसद इस बार मध्य प्रदेश ने केंद्र को दिए हैं, तो क्या उम्मीद के मुताबिक कुछ भी मिल पाया मध्य प्रदेश के संदर्भ में, या फिर इस बार भी प्रदेश खाली रह गया? हम आगे कहां खर्च करेंगे? पहले आपने कहां खर्च किया, उस पैसे का कितना सदुपयोग किया, उस पैसे के क्या क्या काम किए जो पिछले बजट में आपने किए थे, यदि उसे बताते तो ज्यादा अच्छा होता। बिल्कुल। देवेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे? देवेंद्र जी, इस बार 29 सांसद केंद्र को प्रदेश ने दिए हैं, क्या देखते हैं कि उम्मीद के मुताबिक कुछ भी मिल पाया मध्य प्रदेश को? देखिए, सबसे अच्छी बात है कि आप मध्य प्रदेश में जी देवेंद्र जी, मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास मंत्री भी है और कृषि मंत्री भी है ना, तो ये बहुत बड़ी अच्छी उपलब्धि है। लेकिन आज अगर हम देखें तो केवल 45% कृषि क्षेत्र में रोजगार है। अगर अभी भी बहुत बड़ा लैंड का हिस्सा अनुपयोगी है, इसको उपयोगी कैसे बनाया जाए, इसमें फॉरेस्ट का काम कैसे किया जाए, ये जनजातीय समाज को हम कैसे दे दें कि वो कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इसमें करे, इसमें जल संवर्धन का काम हम कैसे कर सकते हैं, अगर इसको हम बढ़ावा देते तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कृषि ऐसा रिस्क फैक्टर है कि एक समय अन्नदाता को उसी चीज का एक अच्छा मूल्य मिल जाता। मैं एग्जांपल देता हूं, जबलपुर मटर बेल्ट है, पाटन एरिया, मटर बहुत अच्छा होता है और वहां के मटर की कीमत एक समय 80 से 100 रुपए केजी होती है और एक समय 5 से 10 रुपए केजी होती है। उसको मटर खेत में सड़ाना पड़ता है, अगर वहां पे प्रोसेसिंग यूनिट लग जाती, अगर वहां इंडस्ट्रीज आ जाती तो उस मटर की प्रोसेसिंग यूनिट होती, वहां लोगों को रोजगार मिलता, वहां के लोग इंडस्ट्रीज लगाते। जबलपुर का मटर जापान जाता है, एशिया के कई देश उसको लेके जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कृषि आधारित उद्योग को और बढ़ाने की आवश्यकता थी। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम 11.4% रोजगार देते हैं। अगर कृषि आधारित उद्योग इस सेक्टर में आता, इंडस्ट्रीज बढ़ती, यूथ काम करता, तो ये बहुत अच्छा होता। देखिए, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में हम आज 16% रोजगार देख रहे हैं। अभी क्या होता है, कई बार टैक्स के कारण भी समस्या आती है। सरकार को स्टार्टिंग में लगा कि ये सेक्टर बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, इसमें हमको ज्यादा टैक्स मिलने की संभावना है। सरकार ने टैक्स लगाया, आज स्थिति क्या हो रही है, वो डाउनफॉल आ रहा है। सरकार को स्टाम्प ड्यूटी कम करना होगा। अगर सरकार स्टाम्प ड्यूटी और जीएसटी कम करती है तो फिर इसमें ये सेक्टर बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, सीमेंट उद्योग बढ़ेगा और रोजगार यहाँ
मिल सकता है। बिल्कुल, तो बहुत सारे सेक्टर्स पर और काम करने की जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का दावा है कि हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, लेकिन जब और विश्लेषण इस बजट का होता है तब वास्तविकता सामने आएगी कि कितना ज्यादा ध्यान सभी वर्गों का रखा गया है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।